हेलो। मैं उमर खान को टैग करता हूँ। उमा, आवाज आ रही है? हेलो। आई थिंक उनकी तरफ भी आवाज नहीं जा रही है। मैं एक काम करता हूँ, वैभव, आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या? वैभव, आप म्यूट पे हो। वैभव, अनम्यूट हो जाइए। ओके ओके, सॉरी। मेरा नाम वैभव है। मैं वैभव तारसीटीवार है पूरा नाम। और मैं यवतमाळ से हूँ। और फिलहाल मैं एमएनसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हो गया। वैभव, किसी को टैग कर दोगे प्लीज? श्रीकांत। ओके। श्रीकांत, आवाज आ रही है? श्रीकांत का माइक का इश्यू है। मैं यही श्रीकांत का इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। तो श्रीकांत चंद्रपुर से है। वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। वो भी ज़्यादातर एम्बेडेड सिस्टम इन सब में काम करता है। पर उसको खास इंटरेस्ट एनवायरनमेंट आजकल जो हो रहा है उन सब में भी वो समझना चाहता है। और जो पोलराइजेशन ये सब जो हो रहा है तो यूथ का क्या रोल है वो देखना चाहता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ श्रीकांत मैं ही टैग कर देती हूँ प्रियांक। हेलो। हेलो, मेरा नाम प्रियांक काले है। आई एम अ क्राफ्ट प्रोडक्ट डिजाइनर। नाउ आई एम वर्किंग इन एसटीआरसी इन गढ़चिरौली, चेतन और मंजू के साथ। अच्छा, ये हमारे कलीग है। ओके प्रियांक। प्रियांक, किसी को टैग कर दोगे प्लीज? टैग ना सर, समझा नहीं। किसी का नाम ले लो, वो फिर इंट्रोडक्शन करेंगे अपना। सामने दिख ओके। रहा होगा। हाँ। पल्लवी। हेलो, अरे पल्लवी oops, पल्लवी। मेरा नहीं करो। किसी और के कीजिए। मैं तो आई एम जस्ट कुलीग ऑफ सुजित एंड ओके या ओके। आदित्य, आयुषु, आदित्य। आदित्य। आई थिंक आदित्य को आवाज नहीं जा रही है। आदेश, आदेश, आप इंट्रोडक्शन दोगे क्या अपना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, यस यस। एक्चुअली मैं ट्रेन में हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आतिफ है। मास्टर्स। हेलो, आवाज आ रहा है? जी, धीमे आ रही है। हेलो। क्या मास्टर्स हुआ है एग्रीकल्चर। मेरा मास्टर्स वो है। ठीक से नहीं आ रही है। शायद आदित्य, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप हाँ चैट जी। चैट चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तब तक मैं दूसरे को बुलाता हूँ। अस्मिता, आप इंट्रोडक्शन दे सकती है क्या अपना? Hi, I'm Asmita. Uh, I work in science education and research and primarily concerned about education of students from marginalized communities. Uh, Hi, Sujit and Pallavi. I had met you long back in 2019. I had attended your Living Utopia course. अरे, Uh, तब तो डुप्लीकेशन हो जाएगा आपके लिए। तो भी मैं सुनना पसंद करूंगी। ठीक है। Okay. Thanks. Nice to see you. वैभव, हेलो, आप इंट्रोडक्शन देंगे क्या? वैभव ने कर दिया है। कर दिए हैं। अच्छा। बाकी कौन रहा है फिर? कोई इंट्रोडक्शन देना बाकी है अभी? उदय उदय, उदय, सिंह। सॉरी, उदय। उदय सिंह। यस उदय, आप म्यूट पे हो आप। Hi everyone.
मेरा नाम उदय सिंह मालवत है, मैं तेलंगाना से हूँ, NS बैच 3। ये कौन सी क्लास है, किस चीज पे बात हो रही है पता नहीं है शायद। ये जूम मीटिंग है तो अटेंड हुआ। अगर मेरे से पहले वाले कोई इंट्रोडक्शन सुना होता तो मैं भी देता। फिलहाल तो इतना ही है इंट्रोडक्शन। ओके ओके, ठीक है। एक सरप्राइज गेस्ट है अपने पास। ठीक है। मंजू, हम शुरू कर सकते हैं क्या? इज इट ओके? जस्ट 2 मिनट रुक जाते हैं, मैंने फिर से लिंक अच्छा, भेजा है तो ज्वाइन करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रंजीत अभी कहाँ रहते हो? गढ़चिरौली में। ओ गढ़चिरौली में, ठीक। हाँ। सभी को आवाज आ रही है ना? अगर थम्स अप करेंगे तो सब पता चल जाएगा हमें भी। ओके ओके। उमाकांत कहाँ रहता है? उमा चंद्रपुर में, चंद्रपुर। अच्छा। और आदेश? आदेश की आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, उसने लिखा है शायद। आदेश, आप अपने बारे में आप चैट बॉक्स में थोड़ा डाल सकते हैं क्या? उन्होंने लिखा है, कोई पढ़ देगा क्या? उन्होंने लिखा है, मैसेज मैं किया है उन्होंने। पढ़ मैं पढ़ आदेश, उन्होंने अपना एग्रीकल्चर में उन्होंने एग्रीकल्चर किया है और मास्टर्स इन एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल स्टडीज फ्रॉम टिस मुंबई किया है और वो अभी बैफ में गुजरात में काम कर रहे हैं। ओह। और कोई बचा है क्या जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ? कोई नए ज्वाइन हुए हैं शायद। आर्यमान, अमीन, आप लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे क्या अपना? जी नमस्कार। मेरा नाम आर्यमान है। मैं पर्यावरण और किसानों के मुद्दों पे काम करता आया हूँ और अभी एक पगडंडी कलेक्टिव नाम का एक छोटा यूथ कलेक्टिव है जिसके थ्रू हम अलग अलग मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं पर्यावरण से जुड़े हुए, कि इकोनॉमिक्स कैसा होना चाहिए, हमारे टेक्नोलॉजी की तरफ क्या एटीट्यूड होना चाहिए, एट्सेट्रा। और मुझे पल्लवी जी ने आज का इंट्रोड्यूस किया है, तो थैंक यू। और सुजीत जी के बारे में बहुत सुना है तो उनको भी सुनने के लिए उत्सुक है। आर्यमन, आप ये भी बता सकते हैं आप कहाँ से हैं? हाँ, माफ कीजिएगा, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अमीन ने शायद चैट बॉक्स में लिखा है। मंजू, क्या आप पढ़ देंगे क्या वो? ओके, अमीन नूरानी वो एक एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो बेसिकली नागपुर से है। और कोई बचा है क्या? गढ़चिरौली के है, गढ़चिरौली में एक स्कूल में एज ए एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। अमीन। कौन? अमीन। अमीन अमीन अमीन। ठीक। और कोई बचा है क्या जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रीतेश, आप आपका इंट्रोडक्शन दे पाएंगे? आई थिंक आवाज में कुछ इशू हो रहा है कुछ कनेक्शंस के साथ। ओके, मैं प्रीतेश का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। प्रीतेश भी चंद्रपुर से है। वो सिविल इंजीनियर है, बट उससे ज़्यादा वो काफ़ी डेवलपमेंट सेक्टर में अलग अलग NGOs के साथ जुड़े हैं। तो वो हमारे साथ जो इस इनिशिएटिव में वो भी एक पार्ट है।
कोर टीम मेंबर के तौर पे काम करता है। एंड उसके अलावा वो अंधश्रद्धा निर्मूलन के ग्रुप में भी है, और बाबा साहेब अम्बेडकर इंजीनियर्स एसोसिएशन उसमें भी पार्ट है। और समाज बंद करके जो गढ़चिरौली के एकदम एक्सट्रीम एंड पे भामरागढ़ एरिया में जो वो मेंस्ट्रुअल इश्यूज पे वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ा है। ऐसे वो और भी कई सारे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ा है। और वो अभी फिलहाल गढ़चिरौली में जो एक गोसेकुट प्रोजेक्ट है वो उसमें फार्मर्स के साथ काम करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेलकम एवरीवन। मंजू, हम लोग शुरू कर सकते हैं? सभी को वेलकम। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज रहेगा, मेरे यहाँ पे बच्चा है छोटा, सॉरी उसके लिए। तो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा सेशन के बारे में ये करना चाह रहा हूँ कि ये सेशन सुजीत दा ने बोला था कि इंटरैक्टिव हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि जितना हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, सुजीत दा जो भी ये करते जाएंगे ना, जितना हम बोलेंगे ना उतना ही हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे। यही एक सिंपल रिक्वेस्ट है सबसे। मैं अभी मंजू को इनवाइट करता हूं कि सुजीत दा का इंट्रोडक्शन दे और उन्हें वेलकम करें। मंजू, ओवर टू यू। ओके, चेतन इंट्रोडक्शन दे रहा है। सो आई थिंक बहुत लोग सुजीत सर को जानते हैं, फिर भी एक एज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन हम उनका देना है। तो सुजीत सर की जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। उन्होंने अपना बीएससी प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से करा है और एमएससी आईआईटी कानपुर से किया हुआ है। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी करा हुआ है। तो उनकी जो करियर की शुरुआत है वो इस तरह से हुई थी कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी स्कूल्स में एज ए टीचर लेक्चरर के तौर पर चालू करा था। उसके बाद उन्होंने AT&T बेल लेबोरेटरीज में एज ए साइंटिस्ट भी काम करा है। लेकिन उन्होंने अपना जीवन रूरल कम्युनिटीज के साथ काम करने को चुना और वेस्ट बंगाल में एजुकेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे एरियाज में कई सालों तक काम किया है। 2010 से 2020 तक सर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। सुजीत सर की मेन इंटरेस्ट गांधी, टैगोर और उनके आज के समय में रेलेवेंस को समझना है। पिछले कुछ सालों से वो अपने कलीग पल्लवी मैम, जो हमारे दूसरे स्पीकर भी हैं, के साथ मिलकर लिविंग यूटोपिया नाम का एक यूनिक कोर्स चला रहे हैं, जहां दुनिया भर में इंडस्ट्रियलिज्म के अल्टरनेटिव्स और नए वेज ऑफ लिविंग के बारे में एक्सप्लोर किया जाता है। सर एक वंडरफुल स्टोरी टेलर है और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस और कहानियों के थ्रू बहुत गहरी बातें सिंपल तरीके से समझाते हैं। मैं सर का दिल से स्वागत करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने विचार हम सबके साथ शेयर करें। थैंक यू। ठीक है, शुरू करते हैं। सबको आवाज सुनाई दे रही है? या तो आज का विषय है कि विकास क्या है, और ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि कौन है सबसे विकसित देश या समाज, और कैसे मापे हम कि कौन कितना विकसित है। तो मैं पहले ही आप लोगों को एक प्रश्न करता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग हर एक आपके हिसाब से पृथ्वी में सबसे विकसित 2 देशों के नाम अगर आप बताएं, तो एक एक, अगर आप ऐसे ही माइक ऑन करके भी 2-2 देशों का नाम करें तो मैं लिखता जाऊंगा कि आपके हिसाब से पृथ्वी में 2 सबसे विकसित देश कौन से हैं। कोई भी शुरू कर सकता है। हाँ, या थोड़ा सोच लीजिए आधा मिनट और फिर यस। बोलते जाइए माइक ऑन करके। जो बोल नहीं सकते शायद कोई परिस्थिति के कारण, तो चैट बॉक्स में भी लिख आप दिया। अपना जवाब लिख हाँ, सकते हैं। लिख रहे हैं सब। जापान, सिंगापुर, इंडिया।
उदय आप बोलना चाहते हैं? जापान स्विट्जरलैंड। जापान स्विट्जरलैंड, वेरी गुड। और कोई बोलना चाहता है तो माइक ऑन करके बोल दीजिए। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, हाँ आपने ऑलरेडी शायद लिख भी लिया है। और कोई? वो कोई लिख रहे हैं क्या? हाँ मैं लिख रही हूँ। हाँ। मैं बताऊं, पढ़ूं? ठीक है, पढ़िए। अभी तक लोगों ने जापान, सिंगापुर, इंडिया, चाइना, यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड हाँ सेम अगेन रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब एक ही लोग, फिर से दूसरे लोग। यूएसए एंड चाइना। हाँ हाँ नहीं। हो गया, तो ठीक है। यूएस एंड चाइना रिपीट हुआ। हाँ, यूएस रिपीट हुआ है, ठीक है। हाँ तो इनमें से अगर मैं पूछूं कि जिन्होंने चाइना का नाम लिया है, जिन्होंने चाइना का नाम लिया है, क्यों चाइना? चाइना क्यों? कोई भी आंसर दे सकता है। जिन्होंने चाइना बोला है तो क्यों लगता है हमें चाइना डेवलप्ड है? आई थिंक बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लो कॉस्ट चीजें डेवलप कर पाते हैं। वो एक चीज है जो मुझे ऐसा लगता है, आई एम कंसिडरिंग इट। ठीक है। तो उनका तो हाँ, वी ऑल नो कि चाइना बहुत धमाके से इंडस्ट्रियलाइज किया है उन्होंने, और बहुत प्रोडक्शन है उनका, ठीक है। और जिन लोगों ने जापान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यूएस, कनाडा ये सब बोला है, ये देश क्यों? इनमें एक सिमिलैरिटी क्या है इन देशों में? कोई भी बोल सकता है। इनकी जीडीपी सबसे ज्यादा है, मुझे लगता है। मेरा आंसर ये रहेगा। बिल्कुल। एक तो है कि जीडीपी बहुत ज्यादा है इनका। जीडीपी का मतलब क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, यस। तो बेसिकली सालाना कितने? हाँ, तो इट्स अ मेजर ऑफ कितना धन संपत्ति है, कितना उत्पादन करते हैं, राइट? जो भी एक देश में एक साल में जितना कुछ बनता है, उसको अगर हम पैसे के आकार में कन्वर्ट करें तो उसको जीडीपी कहते हैं। एक देश की टोटल धन कितना है, वार्षिक जीडीपी। तो ये सब देश जिनका आपने नाम लिया, ये एक तरह से कहें तो धनी देश है। हाँ, पर उस माप से चीन यद्यपि उत्पादन अब बहुत करती है, पर वो तो बहुत बड़ा देश है, पृथ्वी का सबसे बड़ा देश है एक एक मायने में, सबसे ज्यादा जनसंख्या है उसकी, राइट? तो वो हम उसको धनी देश क्यों नहीं कहते हैं? चीन को विकसित है एक तरह का, पर वो बहुत धनी देश नहीं। दूसरे देशों का जो नाम लिया उसके हिसाब से उतना धनी नहीं है। तो ये जब हम एक देश को दूसरी देश से तुलना करते हैं, वो कैसे तुलना करते हैं? हम क्या जीडीपी की तुलना करते हैं जब एक देश से दूसरे देश की तुलना करनी हो? आई थिंक वो एक पैरामीटर है। हाँ, पर आई थिंक उसके अलावा भी और भी हो सकता है कि नहीं, अब जीडीपी की बात जो अगर करें, ये जीडीपी ही
हम एक देश की जीडीपी दूसरी देश की जीडीपी के साथ तुलना कर रहे हैं, मतलब धन कंपेयर कर रहे हैं। तो वो धन कंपेयर करते हैं या थोड़ा और कुछ? उसमें डेवलपमेंट कितना हुआ है वो भी कम मैटर करता है। हाँ, वो तो हम आएंगे अभी डेवलपमेंट के बाद में। मैं सोच रहा हूँ कि जब, क्योंकि देश तो तरह तरह के साइज के हैं, राइट? छोटे देश हैं, बड़े देश हैं, मझले देश हैं, और देशों की जनसंख्या भी बहुत तरह की है। थोड़ी जनसंख्या है, करोड़ों की जनसंख्या है, 100 करोड़ है। तो जब एक देश के धन को हम दूसरे देश के धन के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो कौन सा फिगर कंपेयर करते हैं? पूरा धन? I think population और जो GDP है। इक्वालिटी, बिल्कुल। तो वो इक्वालिटी, पीस। हाँ, तो वो जो करते हैं हम, वो कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। मतलब एक देश का जितना भी टोटल धन हुआ उसको हम जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं कि उस देश में व्यक्ति प्रति कितना धन उत्पादन हुआ है, मतलब एवरेज कर देते हैं। नहीं तो बड़े देश में तो ज्यादा होगा, छोटे देश में तो कम होगा, पर उसको हम तुलना नहीं कर सकते टोटल धन को। तो धन को हम जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, उसको कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। अब आप पूरे पृथ्वी के सब देशों को एक के साथ दूसरे की तुलना कर सकते हैं। व्यक्ति प्रति जीडीपी जिसका ज्यादा होगा वो उतना धनी है, राइट? ठीक है। तो ये तो हम, एक तो है कि हर एक देश के धन को मेजर कर सकते हैं और करते भी हैं। और ये 1990 साल तक, 1990 मतलब अभी ये 25 साल पहले की बात है। 1990 साल तक जब हम ये प्रश्न करते थे कि कौन सा देश कितना विकसित है, तब लोग इसी को तुलना कर लेते थे। कहते थे कि भाई जो देश जितना धनी है वो उतना विकसित है। और धन कैसे मापे, तुलना कैसे करे? व्यक्ति प्रति जीडीपी। एकदम सीधा हिसाब था, एक नंबर को निकाल लो और उस समय तक तो पृथ्वी के हर एक देशों का ये जीडीपी मापने का तरीका निकल गया था। अप्रोक्सीमेट जीडीपी माप लो, जनसंख्या से डिवाइड कर लो, और जीडीपी पर कैपिटा जिस देश का जितना ज्यादा होगा वो उतना धनी है। तो आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने विकसित देशों का जो नाम लिया, यूएसए, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, इन सभी का जीडीपी पर कैपिटा बहुत बहुत आगे है। और जिसने चीन का नाम लिया, चीन का टोटल जीडीपी बहुत हाई है। अभी विश्व में शायद अमेरिका के साथ साथ है चीन का, कुल मिला के अगर जीडीपी पर, अगर व्यक्ति प्रति हम हिसाब करें तो चीन उतना धनी देश नहीं है। इनफैक्ट चीन पृथ्वी के पहले 50 देशों में भी नहीं आता है, उससे भी कम है उसका व्यक्ति प्रति धन, क्योंकि उसमें तो 150 करोड़ लोग रहते हैं चीन में, राइट? तो पूरे धन को 150 से डिवाइड करने से चीन उतना धनी नहीं है। ये समझ में आई ये बात? ठीक है। अब आप लोग अगर नेट में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो जीडीपी पर कैपिटा है, हर एक साल इसका नंबर निकलता है, और आप नेट में ढूंढेंगे तो आपको हर एक साल का मिल जाएगा। पृथ्वी के सब देशों का जीडीपी पर कैपिटा, मतलब कौन देश कितना धनी है एवरेज में, वो आपको मिल जाएगा। तो वो नेट में आपको, वो विकी में ही मिल जाएगा, आपको टेबल मिल जाएंगे सब। तो वहां आप देखेंगे कि पृथ्वी के ये सब देशों को 5 भाग में भाग किया गया। एक तो है जो बहुत धनी है, ऐसे 50 देश है। फिर जो धनी है, बहुत धनी नहीं पर धनी है, वैसे 26 देश है। और जो सबसे धनी है उनका धन का वैल्यू है कि जीडीपी पर कैपिटा $40,000 से ज्यादा है।
मतलब हर एक व्यक्ति को एवरेज में $40,000 धन मिलता है साल में। उससे ज्यादा जिन देशों का है वो है सबसे धनी देश, ऐसे 50। उसके बाद है 20,000 से 40,000 तक, ऐसे 26 देश। उसके बाद है 10,000 से 20,000 तक, उनको मध्यम कहा गया है, मध्यम धनी, ऐसे 38 देश है। उसके बाद 3,000 से $10,000 तक, ऐसे 42 देश है और उनको गरीब कहा गया है। और फिर जो $3,000 से भी कम है जिनका वार्षिक इनकम, उनको कहा गया है कि बहुत गरीब देश, और ऐसे देश 23 है। तो 50 देश पहले नंबर में, फिर 26 देश, फिर 38 देश, फिर 42 देश, फिर 23 देश। और इंडिया कहाँ होगा आपको क्या लगता है? ये जो 5 डिवीजन है, बहुत धनी, धनी, मीडियम, गरीब और बहुत गरीब, तो इंडिया कहाँ होगा? शायद मीडियम में होगा। मीडियम से भी कम, गरीब में है। मतलब एकदम मीडियम के पास ही है। कभी कभी लगता है कि मीडियम में शायद नीचे से घुसा होगा मीडियम में, पर वो जो चौथा दर्जा है उसमें है। हाँ, उसमें थोड़ा सा बड़ा है, पर वो चौथे दर्जे में है। ठीक है। और वो चीन भी तीसरे दर्जे में है। मैंने जो कहा ना, जो पहले 50 देश है, उसके बाद भी जो 26 देश है, उसमें भी चीन नहीं आता है। चीन उससे भी 3 नंबर दर्जे में है। ठीक है। तो ये तो अभी अगर हम इस तरह से हिसाब करें कि सबसे धनी देश कौन है, आपको क्या लगता होगा सबसे धनी देश कौन होगा? जापान ही होगा। जापान, अच्छा। जापान बहुत नीचे है, 28 नंबर में है। लग्जमबर्ग। हाँ, लग्जमबर्ग छोटा सा देश है पर काफी धनी है। हाँ, यूरोप में एक बहुत छोटा सा देश है। लग्जमबर्ग तो हमारे ज्यादातर जिलों से भी छोटा है। उसका नाम भी नहीं पता है हमें अब तक। हाँ, बहुत लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना है। पर जो अभी सबसे धनी है, कोई स्विट्जरलैंड कह रहा है, स्विट्जरलैंड भी बहुत धनी है। करीब सोचो कि 9 नंबर में है स्विट्जरलैंड। और लोगों ने नॉर्वे का नाम लिया था, नॉर्वे बहुत आगे है, 6 नंबर में है। हाँ, तो ये नंबर थोड़े हर एक साल बदलते रहते हैं। पर जो देश बहुत आगे है वो है कतार। अब कतार का नाम आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुना होगा। वो इतना धनी है कि देखो, बड़े बड़े एयर कंडीशन स्टेडियम बना रहा है, क्या क्या बना रहा है एकदम। सब बड़े बड़े मैच अब वहीं होते हैं क्योंकि इतना पैसा है। और वो पैसा ऐसा नहीं है कि उसने बहुत सारे इंडस्ट्री बनाए हैं। उसका पैसा ज्यादातर कहाँ से होता है, कतार का पैसा? यूएस। नहीं, पर किस चीज से होता है पैसा इतना? ऑयल पेट्रोलियम। हाँ, वो तेल का पैसा। छोटा सा देश है, तेल से भरा हुआ है, तो तेल बेच के इतना पैसा हो रहा है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया दिया कि धन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पृथ्वी में, ये है। अच्छा, अब अगर आप भारतवर्ष में आए हम और आपसे पूछे कि भारतवर्ष में जो राज्य हैं, छोटे बड़े मिला के तो अभी करीब 35 या 36 राज्य हैं, उनमें से सबसे धनी कौन है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। हाँ, तेलंगाना। तेलंगाना नहीं, तेलंगाना तमिलनाडु। 8 नंबर में है, 8 नंबर में। केरल। केरल। केरल नहीं, केरल तमिलनाडु। तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, हाँ, तमिलनाडु 12 नंबर में है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो और भी नीचे है। अरे, हाँ, महाराष्ट्र। हरियाणा थोड़ा आगे है, वो गुड़गांव महाराष्ट्र होगा, मुंबई है ना उसके पास। हाँ, बम्बई है। महाराष्ट्र 13 नंबर में है,
तमिलनाडु की बात। गुजरात। हाँ ठीक है। तो ये ख्याल रखना कि गोवा नंबर 1 में है। हाँ, और वो भी है कि देखो, एक राज्य का जो इनकम होता है साल में, वो तरह तरह से होता है। सब कुछ मतलब केवल उद्योग से नहीं, उद्योग है, खेती है, पर टूरिज्म भी एक है, और लोग भी कम है। तो गोवा एकदम नंबर 1 में है। और बहुत सामने है हरियाणा भी। हरियाणा में क्योंकि वो दिल्ली के पास का इलाका बहुत सारा हरियाणा में चला गया, वहां तो बहुत जोर की इंडस्ट्रीज हो रहे हैं। कर्नाटक भी काफी आगे है। कर्नाटक में तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हुआ है। पर ये नंबर भी थोड़ा बदलते रहते हैं। आप अगर हर एक साल मिलते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो मेरे पास जो आंकड़े हैं वो एकदम लेटेस्ट नहीं है, पर आप अगर नेट में जाइएगा देखेगा तो आपको लेटेस्ट आंकड़े मिल जाएंगे। जैसे बंगाल तो 23 नंबर में है, बहुत पीछे है। और सबसे गरीब में बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब बहुत गरीब। हाँ, हमारा तेलंगाना कौन सा नंबर पे है? तेलंगाना काफी ठीक ढंग का है, 8 नंबर में है। ये ठीक है। अब जब मैंने पूछा था कि विकसित कौन है, बहुत लोगों ने तरह तरह के आंसर दिए थे। हम उन्हीं की चर्चा करते जाएंगे। तो आप लोगों में से काफी लोगों को तो ऑलरेडी ये सब काफी मालूम है, पर हम धीरे धीरे जाएंगे। तो अब ये एक एक अर्थनीति के जो पंडित, विश्व में बहुत माने जाने पंडित हैं, वो 1980 साल के करीब, ये जो मैं धन मापने की बात कह रहा हूं ना, और केवल धन मापना, जीडीपी पर कैपिटा, उसको माप के हर एक साल नंबर निकालना और कहना कि जिसका धन ज्यादा है वही सबसे विकसित है, ये 1990 साल तक चलता रहा। याद रखिएगा, 1990 साल तक हर एक साल यही नंबर निकलते थे। सब देशों का नंबर निकल जाता था और कहते थे भाई ये सबसे धनी देश है, सबसे विकसित है। पर 1990 साल में ये बदल गया। और इस बदल के पीछे 2-3 अर्थनीति के पंडितों का बहुत बड़ा एक देन है। उनमें से एक तो हमारे भारतवर्ष के ही हैं, और वो उनका शायद इसको बदलने में, धन से विकास को और भी ज्यादा आकार में देखना। इस अर्थनीतिक वैज्ञानिक का क्या नाम है जिन्होंने इस बदल को, कि धन से हट के हमें दूसरा कुछ भी देखना चाहिए, वो हमारे भारतवर्ष के ही हैं। मनमोहन सिंह। नहीं, मनमोहन सिंह नहीं। उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। अब्दुल कलाम। हिंदी में नोबेल प्राइज, बंगाली है। नोबेल प्राइज नहीं मिला है। अमर्त्य सेन, बिल्कुल ठीक। तो अमर्त्य सेन काफी विख्यात अर्थनीतिविद रहे हैं बहुत सालों से, और हार्वर्ड एवं ऑक्सफोर्ड दोनों में अध्यापक रहे हैं, अभी भी हैं। तो 1980 साल से वो तरह तरह के लेख लिखने लगे, और उनका तब से कहना था कि उसी देश को हम अच्छा कहेंगे, या उसी समाज को हम विकसित कहेंगे, जहां हर एक आदमी के क्षमताओं और संभावनाओं का विकास हो सके। केवल धन बढ़ जाए उससे ऐसा नहीं पता चलता है कि उस देश में हर एक आदमी के क्षमताओं और संभावनाओं का विकास हुआ है। तो अगर हम हर एक व्यक्ति के संभावनाएं और क्षमताओं का विकास चाहते हैं, तो क्या चाहिए हमें, क्या करना होगा? क्या ऐसा एक चीज है जिसको हम देने से व्यक्ति का विकास होगा, उसकी क्षमताओं का विकास होगा? धन के अलावा
क्या कर सकते हैं हम? आदेश आप चैट बॉक्स में लिख देंगे क्या? बहुत नॉइज आ रहा है आपके इसमें बैकग्राउंड में। चैट बॉक्स में लिखेंगे तो भी चलेगा। हाँ, हम धन के अलावा कैसे एक व्यक्ति की क्षमताओं और संभावनाओं का विकास कर सकते हैं? वो कह आदेश ने रहे कहा है इंस्टीट्यूशंस, आदेश ने बताया चैट ठीक बॉक्स। है, कैसे? पर ये जो संभावनाएं हैं, बचपन से ही हम एक संभावनाएं का विकास चाहते हैं, तो क्या इंस्टीट्यूशन चाहिए हमें? चैट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे हैं एजुकेशन करके, 2-3 लोगों ने लिखा है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज तो एजुकेशन है कि हमको, अगर दो देशों को हम तुलना करें, जहां शिक्षा ज्यादा है वहां सभी शिक्षित हो रहे हैं, वहां सभी के संभावनाओं और क्षमताओं का विकास होगा। तो इसके लिए चाहिए शिक्षा। और एक और चीज भी चाहिए, उनको लगा, अच्छा, अमर्त्य सेन के साथ एक और पंडित थे, उनका भी बहुत बड़ा दान था ये धन से हट के विकास को और भी बढ़कर देखना। एक तो शिक्षा था, ये दोनों ने कहा कि शिक्षा की जरूरत है, अच्छी शिक्षा की जरूरत है। और अगर हम हर एक की संभावनाओं का विकास चाहते हैं तो शिक्षा के साथ एक और चीज की जरूरत है। वो क्या है? आप लोग कह भी सकते हैं क्या? हाँ, लीडरशिप। लीडरशिप तो लीडर की होगी, पर आम जनता की, सबकी, अगर हम कहें कि शिक्षा के अलावा और क्या दे कि उसकी संभावनाएं जो हैं, होगा कि नहीं मालूम नहीं, पर उसकी जो संभावना है उनका विकास हो पाएगा। एक और चीज की जरूरत है उस समाज में। एम्प्लॉयमेंट लिखा है चैट बॉक्स में। एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट तो जब बड़ा होगा तब चाहिए, पर एक और चीज है जो एकदम सब आदमियों के लिए चाहिए, डिसिप्लिन। सब्जेक्ट लिख रहे हैं लोग, हेल्थ लिख रहे हैं। हेल्थ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य, हेल्थ बहुत जरूरी है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि 1990 साल में अमर्त्य सेन और एक और जो पंडित थे, वो थे यूएनडीपी नाम की जो संस्था है, वो ये नंबर निकालती है हर एक साल, सब देशों के नंबर निकाल के वो कौन कितना विकसित है वो टेबल बनाती है, और फिर अखबारों में निकलता है, सभी देखते हैं कि यार भारतवर्ष का नंबर क्या है, देखते हैं। तो उन लोगों ने ये कहा कि अब से हम केवल धन नहीं देखेंगे, हम 3 चीजों को मापेंगे, धन, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो उन्होंने कहा कि अभी तक विकास एक सब्जेक्ट था, उन्होंने कहा अब से वो एक सब्जेक्ट नहीं, 3 सब्जेक्ट हो गया है। हम धन भी मापेंगे, हम शिक्षा भी मापेंगे और हम स्वास्थ्य भी मापेंगे। और अब लोगों ने कहा कि आप शिक्षा कैसे मापोगे? मतलब शिक्षा तो शिक्षा है, पर मापोगे कैसे? जैसे धन तो आप माप सकते हो कि भाई कितना धन हुआ, पैसे से हिसाब कर लिया और उसको जितने भी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दिया और कहा कि एवरेज में इतना धन है। आप शिक्षा कैसे मापोगे? लिटरेसी। लिटरेसी, बिल्कुल। एक तो सीधा माप है कि आप देख लो भाई कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, लिटरेसी हम माप सकते हैं। तो इसी से स्टार्ट हुआ। शिक्षा के माप के लिए उन्होंने कहा कि हर एक देश का हम लिटरेसी माप लेते हैं, और वो भी उतना कठिन नहीं था तब। कहते थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, पर हम मोटे तौर पे हर एक देश का हम लिटरेसी माप सकते हैं और उसकी तुलना कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य मापना है तो कैसे मापेंगे? स्वास्थ्य कैसे मापेंगे? हेल्थ कैसे मापेंगे? हाँ, एक इंसान कितना लंबा जी सकता है? बिल्कुल। एक तो है कि एक इंसान कितना लंबा जी सकता है, तो उसका भी हर एक देश में एवरेज नंबर मिलता है कि ऑन एन एवरेज इस देश के लोग कितना साल जीते हैं। वो हर एक देश का ही पिछले 50 साल में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और बहुत देशों का अटक गया है और नहीं बढ़ रहा है। पर उस समय हेल्थ को मापने के लिए ये औसत कितने साल जीते हैं, इसके अलावा एक और चीज भी लोग माप रहे थे, और उसका नंबर भी मिलता था हर एक देश के लिए, और वो उल्टा मापते थे। वो स्वास्थ्य को मापने के लिए एक्चुअली स्वास्थ्य का उल्टा मापते हैं
तो उसका मतलब क्या होगा? स्वस्थ का उल्टा क्या होगा? स्वस्थ अगर होंगे तो आप लंबा जिएंगे। आराम करते हो जो। इलनेस मापते हैं शायद। हाँ, इलनेस मापने से भी सीधा एक माप है। इलनेस भी माप सकते हैं, पर इलनेस के वजह से कुछ होता है उसको मापना थोड़ा सी डेथ, और वो बच्चों का डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो ये नंबर भी हर एक देश का मिलता था। तो लोगों ने कहा कि चलो अगर हम सब देशों का हेल्थ तुलना करना चाहते हैं तो हम औसत आयु कितनी है उस देश की, लोग कितना जीते हैं, और वहां इन्फेंट मोर्टेलिटी कितना है कि कितने बच्चे 1 साल की उम्र के पहले मर जाते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अब ये जो 3 परीक्षाएं हो गई, तीन तीन सब्जेक्ट के मार्क्स मिल गए आपको, धन, हेल्थ और शिक्षा, इन तीनों को मिला के ये लोग मापने लगे। इनका इन्होंने नाम दिया अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन तीनों को मिला के, राइट। और 1990 से ये नंबर निकलने लगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अभी आप अगर नेट में जाए तो आप देखेंगे कि हर एक साल वो विकी में जाए, आप लिखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी 2026 का बोलो, आपका निकल जाएगा सब देशों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें धन मिलेगा, ये एडुकेशन मिलेगा और हेल्थ मिलेगा, तीनों, और सब मिला के एक नंबर मिलेगा। तो सब मिला के जो नंबर है वो 1000, टोटल मार्क्स 1000 है, और उसमें कहते हैं कि 800 से जो ऊपर है वो बहुत विकसित देश है, और जो 700 से 800 है वो मीडियम है, और जो 550 से 700 है वो लो है, और बहुत लो है जो 550 से भी कम है। तो यहाँ चार कैटेगरी हो गए, बहुत विकसित, अच्छे विकसित, मध्यम और कम। तो अब इंडिया कहाँ है? ये जो 4 कैटेगरी हैं, बहुत विकसित, विकसित नहीं, एकदम लास्ट में नहीं है इंडिया, 3rd कैटेगरी में है, जो मध्यम कैटेगरी है उसमें है इंडिया। और ये जो, अच्छा कितने देश हैं करीब अभी पृथ्वी में अप्रोक्सीमेटली? 204। हाँ, करीब 200 के लगभग देश हैं अभी, अबाउट 200 कंट्रीज। हाँ, तो वो आपको जो विकी में जो टेबल्स मिलेंगे सब 200 के नहीं मिलेंगे, एक एक साल करीब 190 के मिल जाते हैं। कुछ देशों का उनको नंबर नहीं मिलता है। 190 देशों में आप देखेंगे कि इंडिया का नंबर, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक कहते हैं, उसमें बहुत सालों से ही 130 से 137 के भीतर रहता है, 130 से 140, वो जो 3rd कैटेगरी है उसमें। और जब अखबार में निकलता है कि इंडिया का नंबर अभी 132 या 133 है, तब लोग फट से देखते हैं, यार पाकिस्तान कहाँ है, देखते हैं बांग्लादेश कहाँ है, देखते हैं। तो एटलीस्ट पाकिस्तान से तो हम आगे हैं, पाकिस्तान हमसे 8-10 नंबर पीछे रहता है, पर पिछले करीब 15-20 सालों से बांग्लादेश हमारे आगे निकल गया है। बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया है। तो ये है। तो ये जो जिन देशों का नाम आपने किया था, वो भारत और चीन को अगर हटा दे उससे, तो बाकी जो देश थे, जापान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यूएस, कनाडा, इन सब का ये मानव विकास सूचकांक भी धन की तरह ही बहुत आगे है। वो जो पहले जो सबसे विकसित देश है उनमें से ही पड़ते हैं। पर अगर ये मानव विकास सूचकांक में हम कहें कि ये तीनों को मिला के, शिक्षा, स्वास्थ्य और धन, तीनों को मिला के पृथ्वी के किस इलाके में 5-6 देश हैं जो सबसे विकसित हैं, उनका एक नाम है उन देशों का मिला के। ऐसे 5-6 देश हैं
जो सब समय एकदम पहले 20 में रहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। बिल्कुल बिल्कुल, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं इनको। ये देश आज से करीब 30-40 साल पहले थे, हर वक्त पहले 20 में रहते हैं, ये पहले 10 में ये रहते हैं। कौन से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ये 4-5 देश? किसी को नाम मालूम है? स्वीडन, नॉर्वे। नॉर्वे तो है ही, और कौन है? स्वीडन। स्वीडन है, और नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। फिनलैंड, बिल्कुल। और कभी कभी उसमें हॉलैंड को भी लगा दिया जाता है, आइसलैंड। तो ये एक यूरोप के एक जगह में ही है ये सब देश। इन देशों का मतलब ये धन में सबसे आगे ना भी हो, पर इनका शिक्षा और स्वास्थ्य में ये इतना आगे है कि कुल मिला के इनका मार्क्स, अगर 3 सब्जेक्ट का हम मार्क्स जोड़े तो ये हर वक्त पहले 10 देशों में रहते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं इनको, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि जो मध्यम देश है और थोड़ा गरीब है, मतलब एकदम धनी नहीं है, वो मध्यम है, उनमें से भी कुछ कुछ देशों का धन बहुत कम होते हुए भी उनका ये मानव विकास सूचकांक मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। ऐसे किसी देश का आप नाम जानते हैं जिसका धन कम है पर स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत अच्छा है? क्यूबा। कौन सा? क्यूबा। क्यूबा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब क्यूबा ऐसी एक देश है जो धन में शायद उसका रैंक 70 या 80 है, बहुत पीछे है, पर अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य देखेंगे तो एकदम पहले 20-30 में चला आएगा, वो एकदम बहुत आगे है शिक्षा और स्वास्थ्य में। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा और हर एक नागरिक को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए बहुत धनी होना जरूरी नहीं है, बहुत धनी होना जरूरी नहीं है। मध्यम धन होने से भी या गरीब होने से भी आप अगर चाहें तो आप हर एक नागरिक को बहुत अच्छी शिक्षा और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। अमेरिका तो बहुत धनी देशों में एक है पृथ्वी के, पर क्यूबा का स्वास्थ्य अगर पूरा देश का स्वास्थ्य अमेरिका से भी अच्छा है। क्यूबा का स्वास्थ्य एकदम स्कैंडिनेवियन देशों की तरह है, ठीक है। तो ऐसे कुछ और देश भी हैं जो काफी धन के तरफ से देखे तो काफी गरीब है, पर शिक्षा और स्वास्थ्य से देखे तो वो काफी आगे है। इसीलिए अमर्त्य सेन और महबूबुल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्र के पंडित थे, जो यूएनडीपी के हेड थे, ये लोग कहते रहे कि केवल धन मत मापो, धन, शिक्षा, स्वास्थ्य तीनों मिला के देखो, ठीक है। वो हमारा जो अभी ये एडमिशन टेस्ट हो गया ना, नीट न कैसे जो गड़बड़ हो गया नीट का एग्जाम, तो नीट के एग्जाम में भी तो 4-5 विषयों का टेस्ट होता है ना, केवल मैथ्स थोड़ी देखते हैं। आप मैथ्स भी दो, इंग्लिश भी दो, फिजिक्स भी दो, केमिस्ट्री भी दो, सब मिला के हम देखेंगे। तो इसी तरह विकास भी अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो केवल धन नहीं, धन, शिक्षा और स्वास्थ्य 3 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है। तो अब ये 1990 से शुरू हो गया। सो आप अगर 1990, 91, 92, 93, 94 पर उस समय धीरे धीरे एक बात होने लगी पृथ्वी में तरह तरह जगह, और विशेष करके बहुत महिलाओं के सम्मेलन होने लगे, और वो कहने लगे कि ये धन, शिक्षा, स्वास्थ्य आप देख रहे हो, वो सबको मिला के आप देख रहे हो, पर महिलाओं की हालत देखिए आप, पूरे पृथ्वी के आधे से ज्यादा देशों में उनको तो शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको तो स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, और धन तो पुरुषों के पास है, महिलाओं के पास नहीं है। तो ये नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं विकास के लिए आप ये धन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखोगे, ये नहीं चलेगा। तो कायरो जो इजिप्ट की राजधानी है,
1994 में वहां एक बहुत बड़ा महिला सम्मेलन हुआ। पृथ्वी के सब देशों से महिला संगठन के लोग सब आ गए और उन्होंने कहा कि अगर आप विकास को माप रहे हो और कह रहे हो कि कौन देश कितना विकसित है, तो आपको महिलाओं के बारे में कुछ मापना पड़ेगा। और 1995 से ये शुरू हो गया कि हम धन, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा महिलाओं का विकास भी मापेंगे। पर क्या मापेंगे महिलाओं का? महिला कितना विकसित है हर देश में, हम क्या मापेंगे? आप क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूं कि अब लोगों ने, महिलाओं ने कहा कि धन, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा विकास के लिए आपको महिला कितना विकसित है वो भी मापना पड़ेगा। पर महिलाएं कितने विकसित हैं उसके लिए आप क्या मापेंगे? उनका पार्टिसिपेशन। बिल्कुल, एक तो पार्टिसिपेशन कहाँ? हर जगह। आई मीन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड अलग अलग तरह का जो भी, आई मीन डिसीजन मेकिंग। हाँ, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल। वो अभी जो इंडिया में 40 साल से चल रहा है कि पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दो, असेंबली में रिजर्वेशन दो, वो भी मापने लगे लोग। कितने कितने देशों में कितने पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव की मेंबर हैं, ये सब। तो ये तरह तरह का पार्टिसिपेशन। और हुआ क्या कि 95 से शुरू हुआ। पहले तो बहुत सीधा सा शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि महिलाओं का हम वेल्थ और एजुकेशन मापेंगे थोड़ा। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया तरह तरह के पार्टिसिपेशन, और फिर बीच में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि आजकल फिर से थोड़ा सिंपल कर दिया है। वो कहते हैं कि ये जो धन, शिक्षा और स्वास्थ्य ही जो है वो हम पुरुष का और महिला का अलग से मापेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों कितना पास पास है। मतलब पुरुषों का मानव विकास सूचकांक और महिलाओं का मानव विकास सूचकांक, इसमें गैप कितना है। जितना ज्यादा गैप होगा हम कहेंगे कि उतना कम विकास हुआ है, और गैप जितना कम होगा हम कहेंगे कि विकास ठीक हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये विकास के 4 सब्जेक्ट हो गए। क्या क्या 4 सब्जेक्ट हुए? धन, शिक्षा, स्वास्थ्य और नारी पुरुष समता। नारी पुरुष समता, ठीक है। धन, शिक्षा, स्वास्थ्य और नारी पुरुष समता। अच्छा, अब धीरे धीरे लोग और भी तरह तरह के चीज कहने लगे कि केवल इन बातों से हम कितना एक देश विकसित या एक समाज कितना विकसित है नहीं समझ सकते। हमें और भी कुछ मापना चाहिए, और भी कुछ देखना चाहिए। और तब बातें हुई कि आज से 250 साल पहले फ्रांस, यूरोप में फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, और उस क्रांति में जो बातें उभर के आई थी फ्रांस के क्रांति में, वो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी में फैल गई। तो फ्रांस के उस क्रांति में आज से 250 साल पहले 3 नारे निकले थे। फ्रांस में आज से 250 साल पहले जिन लोगों ने ये क्रांति की थी वो कहने लगे कि हमें 3 चीज चाहिए। हमें अच्छा समाज चाहिए, उसमें 3 चीज चाहिए। और हम सभी ने स्कूल में इन 3 नारों के बारे में पढ़ा था, 3 स्लोगन के बारे में। क्या थे वो 3 स्लोगन? लिबर्टी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, बिल्कुल। और एक और क्या था? फ्रीडम। फ्रीडम तो बोल दिया एक तरह से, लिबर्टी के अंडर ही आ जाता है। लिबर्टी, फ्रीडम एक तरह का शब्द है। लिबर्टी, हाँ बोलिए। जस्टिस।
जस्टिस वो कह रहे जस्टिस। हाँ जस्टिस, हाँ पर उन लोगों ने जस्टिस शब्द नहीं यूज किया था, जस्टिस आता है किसी ने लिखा इक्वालिटी। इक्वालिटी, बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों ने 3 शब्द यूज किए थे, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। हिंदी में हम समता कह सकते हैं इक्वालिटी को, या साम्य, स्वतंत्रता लिबर्टी के लिए, और फ्रेटर्निटी को बंधुता कह सकते हो, या क्या शब्द यूज करोगे मालूम नहीं मुझे। क्या करते हैं लोग, बंधुता कहते हैं। भाईचारा। भाईचारा, हाँ सर, बिल्कुल, बंधुता भाईचारा, कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये 3 स्लोगन आज से 250 साल पहले हुए थे, और लोग कहने लगे कि अगर आप कह रहे हो कि एक अच्छी समाज है, अच्छा देश है, तो उनमें से ये 3 तो होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, और बंधुता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये जो पहले जो हम स्वतंत्रता की बात कहते हैं या लिबर्टी की बात कहते हैं, तो ये 250 साल पहले भी बात हुई थी, और जब आज से 70-80 साल पहले ये बहुत सारे देश स्वाधीन हुए और वो अपनी संविधान लिखने लगे और सब ने यूनाइटेड नेशंस के मेंबर भी बन गए, तो सभी को एक डॉक्यूमेंट में साइन करना पड़ा। उसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। तो एक तरह से जब हम स्वाधीनता, स्वतंत्रता या जस्टिस की बात कहते हैं, तो उसमें ये मानव अधिकार की बात चली जाती है कि हर एक व्यक्ति को कुछ बेसिक अधिकार तो होने चाहिए, और सभी देश ने साइन करके कहा कि हाँ, हम ये बात मानते हैं कि हम देखेंगे कि हमारे देश में सब मनुष्य को ये अधिकार प्राप्त है। असली में हम जानते हैं, हम देख रहे हैं कि किसी भी देश में ये अधिकार लागू नहीं है ठीक ठाक। वो सरकार को जो ये काम करना था, और वो प्रतिबद्ध है कि ये करेंगे, पर असल में नहीं करते। पर एटलीस्ट जानना जरूरी है कि ये अधिकार हर एक देश मानती है कि हम हर एक नागरिक को ये अधिकार देंगे। और हम आजकल तो पिछले 40-50 साल से हमारे जो स्कूल की जो किताब होती है, उसके पहले पन्ने में ही लिखा रहता है, वो संविधान का जो प्रस्तावना है, हम प्रियम्बल कहते हैं, वो लिखा रहता है ना, उसी में ये जो स्वतंत्रता और अधिकार की बातें सब लिखे रहती है। वो आप लोगों ने तो पढ़ा ही है। उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये हमारे संविधान के पहले पन्ने में ही लिखा हुआ है, और हमारे पाठ्य किताब में भी पहले पन्ने में लिखा रहता है आजकल। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर, मुझे सब तरह के, हर एक नागरिक को सब तरह के अवसर मिलने चाहिए। अवसर की समता। व्यक्ति की गरिमा, हर एक व्यक्ति की गरिमा, राइट। और इन सब के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो यहाँ हम जो वो लिबर्टी या स्वाधीनता या अधिकार की बात कर रहे हैं, ये हर एक देश मुंह में या बात में तो मानती है कि हर एक नागरिक को ये मिलना चाहिए। असल में हो या ना हो, बात में तो मान लेती है। फिर आई ये समता की बात, समता, आर्थिक समता। तो ये
तो हर एक देश में ही आर्थिक समता कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। कुछ कुछ देशों में बहुत खराब है, मतलब कुछ लोगों के पास ही सब धन है, बाकी ज्यादातर लोग गरीब है। और कुछ कुछ देशों में काफी ठीक ठाक समता है। और विशेष करके वो जो स्कैंडिनेवियन देश की बात हो रही थी ना, वहां बहुत ज्यादा आर्थिक समता है। सभी के पास धन का बंटवारा थोड़ा ठीक ठाक है। वो जो क्यूबा की बात की है, क्यूबा में भी बहुत आर्थिक समता है। यद्यपि क्यूबा स्कैंडिनेवियन देशों की तुलना में बहुत गरीब है, पर गरीब होने से भी समता है देश के भीतर। हाँ, और बहुत सारे अमीर और गरीब देश हैं जहां बिल्कुल समता नहीं है। ऐसे अमीर देश भी है, ऐसे गरीब देश भी है जहां बहुत ज्यादा असमता है, समता नहीं है। तो 2010 साल से इसका भी मापजोप शुरू हो गया। आजकल जो होता है कि हर एक देश में कितनी असमता या समता है उसको मापा जाता है, और उसमें भी देशों को वो डिवाइड किया गया है। कुछ देश हैं जहां बहुत बढ़िया समता है, जैसे कि मैंने कहा नॉर्वे। जापान में भी काफी अच्छी समता है। और कुछ कुछ मध्यम समता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में भी मध्यम समता है। और कुछ देशों में थोड़ा कम समता है, जैसे इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये धनी देश है, पर इसमें समता थोड़ी कम है। और जिन देशों में बहुत विषमता है, मतलब समता का उल्टा विषमता है, उसमें है भारत है, अमेरिका भी है। अमेरिका में भी बहुत विषमता है, और जिसमें बहुत ज्यादा विषमता है, जैसे ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है, इनमें बहुत ज्यादा विषमता है। तो इस आधार पर भी पृथ्वी के सब देशों को 5 भाग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन देश किस किस डिवीजन में आता है। तो अभी अभी जो यूएनडीपी का जो टेबल निकलता है, जो आपको विकी में मिल जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि वो जो मानव विकास सूचकांक का जो टेबल है कि कौन देश कितना मानव विकास, मतलब मानव विकास मतलब 3 चीज सिर्फ। क्या क्या 3 चीज? मनी, एजुकेशन, हेल्थ। बस ये 3 चीज, धन, एजुकेशन, हेल्थ, इन तीनों को मिला के टोटल उसको मानव विकास सूचकांक। इसका अगर आप टेबल देखेंगे आजकल विकी में जाके, तो आप देखेंगे कि दो टेबल है पास पास। एक है मानव विकास सूचकांक, उसका एक नंबर है, हाँ, 1000 में मार्क्स मिलता है। उसके पास एक थोड़ा नंबर कम हो गया है, ऐसा एक नंबर है। उसको वो लोग कहते हैं कि आपके जो मानव विकास सूचकांक है उसको हमने एडजस्ट करके थोड़ा कम कर दिया है। कितना कम किया है कि आपके देश में जितनी असमता है उतना ये नंबर कम हो गया है। मतलब जितनी ज्यादा असमता होगी वो आपका मानव विकास सूचकांक उतना और भी कम हो जाएगा। तो उसको अंग्रेजी में IHDI कहते हैं। जो मानव विकास सूचकांक है उसको कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और उसके पास ही एक नंबर है, उसका है IHDI। उसका मतलब इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI। मतलब HDI को हमने इनइक्वालिटी के हिसाब से थोड़ा कम कर दिया, और जितना ज्यादा इनइक्वालिटी हुआ है उतना ज्यादा कम कर दिया। तो यहां में भी इंटरेस्टिंग चीज है। आप अगर नॉर्वे को देखेंगे तो नॉर्वे किसी एक साल में HDI में नंबर 1 थी और IHDI में भी नंबर 1 थी। मतलब उसमें समता इतनी ज्यादा है कि उसका रैंक घटा नहीं है। पर जापान का देखिए, जापान HDI में 19 नंबर है, पर अगर IHDI करेंगे तो वो 3 नंबर हो गई है। HDI में 19 थी उसका रैंक, पर IHDI में उसका रैंक 3 हो गया। उसका मतलब बीच के जो देश थे उनमें असमता ज्यादा थी, उनका रैंक कम हो गया है। और जापान में क्योंकि असमता कम है
समता ज्यादा है, वो 3 नंबर हो गई। अब अमेरिका को देखिए, अमेरिका का अगर HDI देखो तो वो 15 नंबर में है, और अगर IHDI देखो वो 28 नंबर में हो गई। मतलब HDI के हिसाब से तो 15 है, ठीक है, धनी देश है, स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी ठीक ठाक है, पर उसमें इतनी ज्यादा असमता है कि असमता के आधार पर देखो तो वो 28 नंबर हो गई। ठीक है, तो ये नंबर भी देखने से आपको एक अंदाजा हो जाता है कि इस देश में समता या असमता कैसी है। तो अब देखिए, ये विकास में 5 सब्जेक्ट आ गए हैं: धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी पुरुष समता और आर्थिक समता। 5 सब्जेक्ट हो गए। अब आपको अगर विकास की परीक्षा में पास करना है तो 5 सब्जेक्ट। हाँ, अच्छा, अब वो स्वतंत्रता की बात में आते हैं। स्वतंत्रता कैसे मापोगे? तो ये स्वतंत्रता मापना तो काफी मुश्किल है। तो लोगों ने कहा कि चलिए एक चीज, एक संस्था, वो UNDP नहीं थी, एक फ्रांस की एक संस्था थी, उसका नाम है